नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट पंजाब से है, जहां दोस्तों पंजाब राज्य ने ड्यूरिंग अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक करीब 1000 करोड़ की एफडीआई अट्रैक्ट की है। दोस्तों ये एफडीआई स्पोर्ट, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, आईटी, इंडस्ट्रियल गैसेस इन सारे क्षेत्रों में आया है। इसमें यूएस बेस्ड राउंड ग्लास एलसीसी ने 455.32 करोड़ का प्रपोजल भेजा है, जिसके तहत ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोहाली में डेवलप करेगी। वहीं दोस्तों वदेरा अपार्टमेंट्स लिमिटेड इसने कहा है कि ये 270 करोड़ का निवेश रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में करेगा लुधियाना के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ मल्होत्रा ग्रुप। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क बेस्ड नेट स्मार्ट एलएलसी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ये करीब 151.78 करोड़ का निवेश मोहाली के आईटी सेक्टर में करेगी। तथा दोस्तों सेंट्रेंट फार्मास्यूटिकल इंडिया पीवीटी लिमिटेड जो कि सब्सिडियरी कंपनी है यूएस बेस्ड सेंट्रेंट फार्मास्यूटिकल्स की, इसने करीब 135 करोड़ का प्रपोजल बनाया है फार्मा यूनिट शहीद भगत सिंह नगर यहाँ पर निवेश प्रस्तावित किया है। तथा दोस्तों और भी कई छोटी बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तैयार किया है, जो कि प्रपोजल्स के अप्रूव होने का वेट कर रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट नोएडा उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों नोएडा में अडानी ग्रुप करीब 2500 करोड़ का निवेश करेगी तथा यहां पर डाटा सेंटर स्टैब्लिश करेगी। दोस्तों यह परियोजना अडानी इंटरप्राइजेस और एज कनेक्स के जॉइंट वेंचर के तहत होगा। ये करीब 50% के शेयर से इस परियोजना को चलाएंगी। लगभग इस परियोजना को 20 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा इस डाटा सेंटर को। लेकिन दोस्तों पहले फेज के तहत अडानी ग्रुप ने केवल 9 एकड़ के क्षेत्र के लिए एप्लीकेशन भेजा था और पहले फेज के तहत नोएडा अथॉरिटी ने इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है तथा 9 एकड़ लैंड सेक्टर 80 में अलॉट भी कर दिया है अडानी इंटरप्राइजेस को। दोस्तों दूसरे फेज के तहत इस डेटा सेंटर का विस्तार होगा। इसके अलावा दोस्तों नोएडा और नोएडा के अगल बगल के रीजन जिसमें ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पर पहले ही बहुत सारी कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने की बात कही है। कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें दोस्तों जियो भी यहाँ पर अपना डेटा सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जापान बेस्ड एक फार्म है, वो भी नोएडा के अंदर अपना डेटा सेंटर खोलना चाहता है। एक तरीके से नोएडा नॉर्थ इंडिया के अंदर डेटा सेंटर का हब बनने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों द वेस्टर्न रेलवे जोन जो कि भारतीय रेलवे का एक जोन है, इसने दोस्तों 2020-21 के वित्त वर्ष में ड्यू टू कोविड-19 इसने कहा है कि हमें करीब 5000 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि सुनने में ही एक बहुत बड़ी अमाउंट है। दोस्तों वेस्टर्न रेलवे जोन में गुजरात और महाराष्ट्र आता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे में अभी करीब 145 ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। केवल दोस्तों अभी यहाँ पर जो ट्रेन है वो 50% ही पैसेंजर्स को ढो रही हैं। करीब 50% पैसेंजर्स की कमी देखी गई है। दोस्तों एक्चुअली इंडियन रेलवेज ज़्यादातर जितने भी जोन हैं वो अभी नेगेटिव में ही चल रहे हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज की ज़्यादातर ट्रेनें बंद हो गई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसके अलावा अभी भी जो ट्रेन के अंदर जो कैपेसिटी होती है, फुल कैपेसिटी से जो पैसेंजर है ड्यू टू कोरोना गाइडलाइंस ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि जो हमारा जनरल बोगी होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम रेलवेज जनरेट करता था, तो वो तो अब बंद हो चुकी है। तो इस कारण दोस्तों बहुत सारा लॉस हुआ है इंडियन रेलवेज को इस वित्त वर्ष में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जो कि करीब 267.77 किलोमीटर लंबा होगा, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको NHAI ऑपरेट करेगी। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पहले फेज के तहत टेक्निकल बिड्स इन्वाइट की गई थी सितंबर 2020 में NHAI द्वारा। दोस्तों इन बिड्स को फाइनलाइज कर दिया गया है। इसमें दोस्तों पहला पैकेज बेंगलुरु से मालूर तक होगा और इसकी लेंथ करीब 26.1 किलोमीटर होगी तथा दूसरा पैकेज मालूर से बंगरपेट यहाँ तक होगा और इसकी लेंथ करीब 27.1 किलोमीटर होगी। दोस्तों दोनों पैकेज को 4 लेन तक बनाया जाएगा और भविष्य में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा 2040 तक। दोस्तों आज इनके कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिए गए हैं। इसके तहत लोवेस्ट बीडर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड निकल कर आया है। दोस्तों दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दोनों पैकेजेस पे निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इन पैकेजेस पे ये कंपनी करीब 2000 करोड़ की राशि से निर्माण कार्य करेगी। करीब 24 महीने के अंदर इन दोनों पैकेजेस के निर्माण कार्य को ये कंपनी पूरा कर देगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बेंगलुरु से है, जहां दोस्तों बोसच ग्रुप जो कि एक जर्मन की मेजर टेक्नोलॉजी और सर्विस की कंपनी है, इसने दोस्तों इस कंपनी ने कहा है कि बेंगलोर में पहले से स्थित ये अपने कैंपस में करीब 800 करोड़ का निवेश करेगी तथा अपने कैंपस को फुली आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से विकसित करेगी। यहाँ पर दोस्तों जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है इससे पूरा लैस कर देगी, जिससे ये कैंपस स्मार्ट कैंपस कहलाएगा। दोस्तों ये कैंपस करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है, तो इसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों इस कंपनी ने कहा है कि ये काफ़ी समय से भारत के अंदर थी
लगभग इस कंपनी को भारत में अपने कई वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी के उपलक्ष्य में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटी जून 2022 तक यहां पर स्टैब्लिश कर देगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्टेट कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत करीब 2180 एकड़ लैंड नोटिफाई किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ काकीनंदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था। दोस्तों ऐसा दूसरी बार हुआ है कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जमीन आइडेंटिफाई की गई हो। अधिग्रहण के बाद प्रोटेस्ट होने के कारण इसको वापस ले लिया गया है इस प्रस्ताव को। दोस्तों इससे पहले वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, जब प्रोटेस्ट के कारण स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो जमीन आइडेंटिफाई की गई थी वो किसानों को वापस कर दी गई थी। अब दोस्तों करीब 6 गांव जहां पर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करना था, इन गांवों की सारी जमीनों को जो कि इनके पहले मालिक थे, जो किसान थे, उनको वापस कर दी जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के फार्मा सेक्टर से है, जहां दोस्तों भारत सरकार ने कल लगभग 15,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम फार्मा सेक्टर के लिए अप्रूव किए थे। इसके तहत कई तरह से कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि भारत के अंदर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को प्रोत्साहन मिले। दोस्तों इसमें बहुत सारी कैटेगरी डिफाइन की गई है। इसमें कैटेगरी 3 तरीके से डिवाइड की गई है जिनमें इंसेंटिव कंपनियों को मिलेगा। इसमें पहला है बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग, पेटेंट ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API जिस पर भारत पूर्ण रूप से चीन पर निर्भर है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग, एंटी डायबिटीज ड्रग, साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन सब के लिए कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो भारत अपने तकरीबन हर सेक्टर में PLI स्कीम को लॉन्च कर रहा है। अभी दोस्तों मेरी जानकारी के मुताबिक भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग, IT एंड हार्डवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, इन सारे सेक्टर में PLI स्कीम को अप्रूव किया है। और भारत में PLI स्कीम को अप्रूव करने का मेन मकसद ये है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेरठ RRTS से है, जहां दोस्तों 82.15 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS, जिसको विजय निर्माण कंपनी, KEC इंटरनेशनल JV, दोस्तों इन कंपनियों ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में दुवई डिपोट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों दुवई डिपोट पैकेज 5A में स्थित है। दोस्तों अगर देखा जाए तो दिल्ली मेरठ RRTS में 2 डिपोट्स का निर्माण करना है, एक मोदीपुरम मेरठ में, एक दुवई गाजियाबाद में। तो जो दुवई डिपोट है इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों डिपोट्स वो जगह होती हैं जहां पर जो रैपिड ट्रेनें होती हैं, चाहे सेमी स्पीड ट्रेन हो, उनको यहां पर रोका जाता है। ये एक तरीके से उनके लिए पार्किंग का एरिया होता है। अब बात करें मोदीपुरम डिपोट की, इसके लिए अभी टेंडरिंग प्रोसेस पेंडिंग में है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट NTPC से है। दोस्तों NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों कहा है कि हम जल्द ही वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम टोरेंट फाइंड कोल बनाएंगे जो कि कार्बनाइज्ड वेस्ट से बनाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि NTPC अपने थर्मल पावर प्लांट्स वाराणसी, भोपाल, इंदौर, हुबली, यहाँ पर पावर जनरेशन इनके थ्रू करेगा। NTPC ने कहा है इन प्रोजेक्ट्स के तहत 6-7 महीनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत उन्होंने कहा है कि हम वाराणसी के अपने NTPC प्लांट में करीब 600 टन वेस्ट लोड करने की कैपेसिटी है। इन वेस्ट को कार्बनाइजिंग प्रोसेस के तहत करीब 400 टन कोल जनरेट किया जाएगा और 400 टन कोल से 1 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर आवर बनाई जाएगी। दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट और यूज का कार्य करा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहाँ दोस्तों कोचीन पोर्ट ने करीब 2,825 करोड़ का MOU साइन किया है मैरीटाइम इंडस्ट्रियल समिट में। ये MOU फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोट्टयम पोर्ट एंड ICD सर्विस, IOCL, IGTPL, इन कंपनियों के साथ साइन किया गया है। दोस्तों इस MOU के तहत कोस्टल कनेक्टिविटी, कार्गो हैंडलिंग, टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एविएशन फ्यूल टर्मिनल समेत कई प्रोजेक्ट्स ये मिलकर चलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस समिट में 277 MOU साइन किए गए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने इन MOU के तहत डिफरेंट कोस्टल रीजन में स्टेक होल्डर से मिलकर ये डेवलपमेंट होगा। इन MOU के साइन करने का पर्पस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तथा एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप करना है तथा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इस सेक्टर के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन स्टार्टअप से है, जहाँ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, जहाँ दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसका नाम इनोवेकर है। दोस्तों इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन से ज्यादा का हो गया है तथा ये भारत का एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। दोस्तों ये स्टार्टअप 2014 में फाउंड किया गया था, तो करीब 7 सालों के बाद इसने अपने वैल्यूएशन को $1 बिलियन के पार किया है। तो देखा जाए दोस्तों तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से अच्छी खबरें आ रही है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि भारत सरकार ने जितना टारगेट बनाया है उससे ज्यादा के स्टार्टअप इस साल भारत से आएंगे।
सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।